नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन के ट्रेडिशनल जीके वाले सेक्शन में खेल और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के टॉपिक को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका वह है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? किस वर्ष मान्यता मिली थी? 1988 में। कब? 1988 में। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। 1988 में टेबल टेनिस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो कब भाग लिया था? तो 1920 में भाग लिया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम आंग्ल भारतीय नॉर्मन प्रीचर्ड ने भाग लिया था। तो पहला जो भारतीय भाग लिया था 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, परंतु सर्वप्रथम सांगठनिक रूप से 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक में भारतीय टीम प्रतिभाग की थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1924 में। शीतकालीन खेलों का प्रथम संस्करण 1924 में फ्रांस के सैमानिक्स में आयोजित किया गया था। भारत में ने इसे खेलों में 1964 में पहली बार हिस्सा लिया था। कब हिस्सा लिया था? 1964 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो कौन जीता है? तो माइकल फेल्प्स जीते हैं। कौन से? माइकल फेल्प्स हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो माइकल फेल्प्स, इनका जन्म जो 30 जून 1985 को हुआ, एक अमेरिकी तैराक हैं। ओलंपिक खेलों में कुल जीते गए पदकों की सूची में फेल्प्स कुल 28 पदक, जिसमें 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर काबिज हैं। माइकल फेल्प्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का भी रिकॉर्ड है। कितना सर्वाधिक है? इनके पास 8 सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। इसमें देख लेते हैं। तो एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य जीते हैं। बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। लंदन ओलंपिक में 2012 में 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। और रियो ओलंपिक में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो वांगचुक भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो किसके समर्थन में? तो ये था तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में वांगचुक भूटिया ने ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने में इनकार कर दिया था। ये पहले भारतीय थे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में पूर्व भारतीय फुटबॉलर वांगचुक भूटिया ओलंपिक रिले यानी बीजिंग ओलंपिक को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। अगला, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? तो कौन है? जीतू राय। कौन है? जीतू राय, जो अभी तक पदक नहीं। इनके अलावा जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर, गगन नारंग और विजय कुमार, इन लोगों ने पदक जीते हैं। देख भी लेते हैं इनके बारे में। जीतू राय ने ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीते हैं, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में रजत पदक जीते हैं। और गगन नारंग जो है लंदन ओलंपिक 2012 में पदक जीते हैं। वहीं विजय कुमार जो है लंदन ओलंपिक में पदक जीते हैं। अगला देखते हैं, मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किए थे? तो ये किस था? तो वो था रोम ओलंपिक खेल। कौन था? रोम ओलंपिक खेल। तो 1960 के रोम ओलंपिक खेल में मिल्खा सिंह 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने 45.73 सेकंड के वक्त लिया, जो भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। वर्ष 1969 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए मिल्खा सिंह को 2001 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, हालांकि उन्होंने इस पुरस्कार को नहीं लिया था। अगला है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों को किस वर्ष भाग लिया था? तो किस वर्ष भाग लिया था भारत ने? तो 1900 में भाग लिया था। देख लेते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। कहाँ पे? यूनान के एथेंस शहर में। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भारत में पहली बार ओलंपिक में वर्ष 1900 में शामिल हुआ, जो पेरिस में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के नाम पर ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन प्रीचर्ड ने एथलेटिक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, जिसमें 2 पदक जीते थे। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो 1920 में शामिल हुआ था पहली बार। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल है अगला टॉपिक। इसके बाद देख लेते हैं। तो संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सा गलत आपको ये बताना है? तो ये देखिए, CCIA का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सही है।
और आपका सीडेक का होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं तो इसमें है CHOGM, इसका फुल फॉर्म दिया है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ये गलत हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है, इसलिए गलत हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा गलत है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। साइट का हो जाएगा इसमें देखिए कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एडेंजर स्पीसीज हो जाएगा, एडवेंचर स्पीच, इसके बारे में देख लेते हैं। तो CHOGM का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसमें राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक का सम्मेलन है जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। चोगम शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से मेजबान देश और राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। इसमें 54 देश हैं, कितने देश हैं? तो 54 देश हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे समांतर राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है एक है, तो क्या है वह? तो राजनीतिक संघ है। कैसा है? राजनीतिक संघ है। तो राष्ट्रमंडल भारत सहित 54 सदस्य देशों से बना एक राजनीतिक संघ है जिसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। ये ऐसे देश हैं जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, लैंगिक समानता और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। वर्तमान में पैट्रिसिया स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं। कौन है? तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं। अगला है क्वेश्चन, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? तो कौन सा राष्ट्र वह है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। कॉमनवेल्थ गेम पहली बार 1930 कनाडा हैमिल्टन में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। कॉमनवेल्थ गेम 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। भारत में पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित गेम में भाग लिया था। कब भाग लिया था? तो 1934 में, जिसमें राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होंगे। कहाँ पे? तो 2022 में बर्मिंघम में। कहाँ पे? बर्मिंघम में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? किसने किया था? तो किया था कनाडा। कौन? कनाडा। अगला खेल है आपका एशियाई खेल के बारे में देखते हैं। तो एशियाई खेल है, एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम में दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में इसका सुझाव दिया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था। पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। एशियाई खेलों का जनक प्रोफेसर गुरुदत्त शोधी है। कौन है? प्रोफेसर गुरुदत्त शोधी। प्रारंभ में इस खेल का नाम एशियाटिक खेल था। क्या था? एशियाटिक खेल था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इस खेल का नाम एशियाई खेल रखा गया। अगला 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन होगा। कहाँ पे होगा 2022 में? तो होगा हांगझोंग में। कहाँ पे? हांगझाओ में। तो 2022 एशियाई खेलों का आयोजन हांगझाओ चीन में होगा। कहाँ पे? हांगझाओ चीन में होगा। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? तो भारत में कितनी बार हुआ एशियाई खेलों का आयोजन? तो वह है 2 बार। कब कब? तो देख लेते हैं इसमें। तो एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार 1951 और 1982 में हुआ। इसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन खेलों का शुभारंभ 1951 में हुआ था, जबकि इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षक में किया जाता है। अगला टॉपिक है हॉकी। तो हॉकी में देखते हैं तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वह कौन से हो जाएंगी? हॉकी से। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है भारत का एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। क्या है? राष्ट्रीय टूर्नामेंट से संबंधित है, जो महिला हॉकी खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है, और इसका नामकरण उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी कौन सा हो जाएगा? तो वह है बॉम्बे गोल्ड कप। कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है। बॉम्बे गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। रणजी है आपका क्रिकेट से हो जाएगा, और सुब्रोतो जो है ये भी फुटबॉल से। संतोष और सुब्रोतो दोनों आपका फुटबॉल से हो जाएगा। रणजी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट कौन सा हो जाएगा? वह है रंगास्वामी कप।
कौन सा हो जाएगा? रंगास्वामी कप जो हॉकी से संबंधित कप है, यह 1928 में शुरू किया गया था। इस कप के द्वारा ओलंपिक के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं। सबसे पहला कप यूनाइटेड प्रोविंस ने जीता था। किसने जीता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस ने जीता था। अगला है, भारत के अलावा इसमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है मैदानी हॉकी है? कौन सा खेल है? तो कौन सा देश है? तो हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक हॉकी भारत का भी एक राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है आपका वॉलीबॉल है। नेपाल का वॉलीबॉल है, बांग्लादेश का कबड्डी है। अगला है टॉपिक वो है क्रिकेट। तो मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो मिताली राज किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। मिताली राज महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से। बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसमें गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर या शरीर पे लगती है। किस पे? सिर या शरीर पे लगती है। तो उस शब्द का क्या इस्तेमाल किया था? बीमर। क्या कहता है? बीमर। 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो उसमें कप्तान थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। 1983 में क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। यह इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में इस विश्व कप को जीता था। अगला क्वेश्चन है, सीली पॉइंट या स्लीप और गली, सीली पॉइंट, स्लीप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा क्रिकेट से। सीली पॉइंट, स्लीप और गली शब्दों का प्रयोग क्रिकेट में क्षेत्र रक्षकों को मैदान में उनकी पोजीशन के लिए किया जाता है। अगला है, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? तो यह है मोहम्मद अजरुद्दीन। कौन है? मोहम्मद अजरुद्दीन। विकल्पानुसार अपने 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट मैच में लगातार 3 शतक बनाने वाले मोहम्मद अजरुद्दीन भारतीय बल्लेबाज हैं। अजरुद्दीन अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत 1984 से 85 में इंग्लैंड के विरुद्ध की थी। वर्ष 2000 में बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग आरोप के चलते मोहम्मद अजरुद्दीन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। 8 नवंबर 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो टीम था बांग्लादेश। कौन सा टीम हो जाएगा? बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित टेस्ट मैचों और एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक टेस्ट में 51 और वनडे में 49 बनाए हैं। अगला है, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब दी कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई? तो वह था 1792 में। कब? 1792 में। भारत में क्रिकेट 18वीं सदी में यूरोपीय व्यापारिक नायकों द्वारा लाया गया था। भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? 1792 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। यह मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब 1787 के बाद दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। अगला है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? पहले बल्लेबाज, भारतीय नहीं पूछा गया, पहले बल्लेबाज कौन है? तो हो जाएंगे रोहित शर्मा। इनके बारे में देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इसने पहले वीरेंद्र सहवाग तथा सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक लगा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में ग्वालियर के मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन है इसमें यह क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम रखा गया। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम रखा गया। किसको? तो वह चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जब उंगलियों के बजाय कलाई से गेंद को घुमाता है तो वह चाइना मैन गेंदबाज कहलाता है। कौन सा गेंदबाज? चाइना मैन शैली का नाम 1930 में चीनी मूल के वेस्ट इंडीज गेंदबाज एलिस अचांग के नाम पे पड़ा। किसके नाम पे? एलिस अचांग के नाम पे पड़ा है। अगला क्वेश्चन है,
यह क्रिकेट खिलाड़ी मार्क्स वुड, जॉनी वेरस्टो और स्टुअर्ट बॉन्ड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित हुआ हैं? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से हो जाएंगे। कुछ प्रमुख देशों तथा उनसे संबंधित क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम निम्नवत हैं, जैसे जैक कॉलिस जो हैं अफ्रीका से हैं, हर्शेल गिब्स वो भी अफ्रीका, मखाया एंटनी और ग्रीन स्मिथ ये अफ्रीका से हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से ब्रेटली हो जाएंगे, रिकी पॉन्टिंग से नवान स्टीव वा आदि हैं। न्यूजीलैंड से स्टीवन फ्लेमिंग हो जाएंगे, टॉम थॉमस हो जाएंगे, काइल जेमिसन हो जाएंगे, मैट हेनरी हो जाएंगे। इंग्लैंड से मार्क वुड हो जाएंगे, जॉनी वेरस्टो हो जाएंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड हो जाएंगे, मोइन अली हो जाएंगे, नासिर हुसैन हो जाएंगे। अब भारत से विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो पहले खिलाड़ी का नाम क्या हुआ है? जो रूट। कौन है? जो रूट। चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाने के साथ अपने 100वें टेस्ट में यह कारनामा करने वाले खिलाड़ी बने। वहीं 98वें और 99 और 100वें टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन से हैं? वे हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन है? रविचंद्रन अश्विन हो जाएंगे। भारत इंग्लैंड के मध्य 4 टेस्टों की श्रृंखला 5 फरवरी 2021 को 8 मार्च 2021 के मध्य भारत में संपन्न हुई थी। भारत ने यह श्रृंखला 3-1 के अंतर से जीती। ध्यातव्य है कि 32 विकेट और 189 रन बनाने वाले भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इस श्रृंखला में अश्विन ने जोफ्रा आर्चर को आउट करने के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरा किए। भारत की तरफ से यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे गेंदबाज हैं। कौन से नंबर पे हैं? तो चौथे नंबर पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे क्रिस गेल हो जाएंगे। क्रिस गेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने का दुनिया का पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। अगला टॉपिक हुआ है फुटबॉल। तो निक्सान गोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो वह हो जाएगा फुटबॉल से। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वह है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। तो ब्राज़ील के फुटबॉलर जो पेले हैं उनको ब्लैक पर्ल कहा जाता है। वे 20वीं सदी के सफल और प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो लियोनेल मेसी जो हैं फुटबॉल से संबंधित हैं। तो लियोनेल मेसी फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हो जाएंगे। अगला है ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप में सबसे अधिक बार जीता है। तो किसने जीता है? तो वो हो जाएगा ब्राज़ील ने। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई थी। सबसे पहला विश्व कप उरुग्वे में खेला गया था तथा उरुग्वे ने ही विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर खिताब अपने नाम किया था। ब्राज़ील जो है सर्वाधिक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो CR7 कौन है? तो वह हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 भी कहा जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और पुर्तगाल नेशनल फुटबॉलर टीम के लिए खेलते हैं। उनका उपनाम जो है CR7 है। कौन है? CR7 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? तो वह है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी या सुब्रतो ट्रॉफी दोनों जो होता है फुटबॉल से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है, जबकि दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद अब तक सभी में भाग लिया? तो कौन सा देश है? तो वह देश है ब्राज़ील। कौन सा देश हो जाएगा? ब्राज़ील। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब तक 21 बार हुए फीफा विश्व कप टूर्नामेंट को 8 राष्ट्रीय टीमों ने जीता। ब्राज़ील ने इसे 5 बार जीत हासिल की है और वह हर टूर्नामेंट में खेलने वाली एकमात्र टीम है। 13 जुलाई 1930 को पहला विश्व कप
जो है उरुग्वे में खेला गया था। उरुग्वे ने पहला विश्व कप का खिताब जीता। वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। कहाँ पे? तो 2022 का किया जाएगा कतर में। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव रहे। एशिया के सबसे पुराने इस टूर्नामेंट को अगले 5 सालों तक 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। अगला टॉपिक है शतरंज। भाग्यश्री थिप्सी का संबंध किस खेल से है? तो भाग्यश्री थिप्सी का संबंध जो है वह शतरंज से। किससे है? शतरंज खेल से हो जाएगा। दुनिया का सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? तो वे हैं डी गुनेक। क्या है? डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश हो जाएंगे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो डी गुकेश जो हैं तमिल राज्य के इनका जन्म हुआ था 29 मई 2006 को। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर और इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। अगला टॉपिक जो है वह है आपका वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में है वॉलीबॉल खेलों में स्पाइक को नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो स्पैम नाम से जाना जाता है। तो स्पाइक को स्पैम, याद कर लीजिए, स्पाइक को स्पैम। वॉलीबॉल में स्पाइक को स्पैम। अगला टॉपिक हो जाएगा लाल टेनिस में देखते हैं। तो टेनिस में किसे कैन नॉट मिस स्वीप उपनाम से जाना जाता है? तो वह है मार्टिना हिंगिस। कैन नॉट मिस स्विस के उपनाम के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएंगी मार्टिना हिंगिस। कौन सा हो जाएंगे? मार्टा हिंगिस हो जाएंगे। तो स्विस स्टार मार्टिना हिंगिस जो है स्विट्जरलैंड टेनिस खिलाड़ी का उपनाम कैन नॉट मिस स्विस के नाम से जाना जाता है। यह एकल टेनिस खेल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। अगला है निम्न खेलों में किसके साथ है डबल फॉन्ट का संबंध है? डबल फॉन्ट का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा टेनिस। कौन सा खेल हो जाएगा? टेनिस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा कैनेडियन ओपन जो है टेनिस के ग्रैंड स्लैम में से एक नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वह होता पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है जो मिट्टी पे खेला जाता है, विंबलडन जो घास पे खेली जाती है, और यूएस जो ओपन जो होता है ये भी आपके कठोर मिट्टी पे खेली जाती है। अगला है इसके बारे में और देख लेते हैं। दिया है कैनेडियन ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। ठीक, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पे खेला जाने वाला है वह है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा रोलैंड गैरास। क्या हो जाएगा? रोलैंड गैरास जो होता है मेनली जो होता है फ्रेंच ओपन है जो टेनिस टूर्नामेंट होता है वही जो होता है वही खेला जाता है रोलैंड गैरास पे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन जो है एक टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है, जो मई के अंत और जून के शुरुआत में 2 सप्ताह के मध्य फ्रांस के पेरिस जो फ्रांस के रोलैंड गैरास में खेला जाता है। कहाँ पे? तो पेरिस के रोलैंड ग्रास में खेला जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपका फ्रेंच ओपन दिया नहीं है तो इसके जगह पे क्या दिया है देख लीजिए यहाँ पे। तो इसके जगह पे दिया है रोलैंड गैरास, तो इसलिए ऑप्शन में आपका हो जाएगा रोलैंड ग्रास, आपका यही सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंच ओपन जो है आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो 1891 में हुई थी और वर्ष 2021 में इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता जो हैं वो थे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, तथा उप विजेता जो देखेंगे तो स्टेफानोस थे और सीटा पिसास जो थे ये ग्रीस के हैं। कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किस स्विस टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब को लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन है? तो ये है रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर। स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता है। अगला क्वेश्चन है मुक्केबाजी, जो अगला टॉपिक हो जाएगा। तो मुक्केबाजी में भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो कौन हो जाएंगी? तो हो जाएंगी मैरी कॉम हो जाएंगी। ठीक।
ठीक है। मैरीकॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हैं। इनका संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। इन्होंने 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, बास्किंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। तो बास्किंग खेल का क्षेत्र जो कहलाता है वह है रिंग। क्या कहलाता है? वह है रिंग, जो क्षेत्र होता है इसका। इसके बारे में देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है आपका अन्य प्रमुख खेल के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला जो है आपका क्वेश्चन वह है एजरा कप। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है वह पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित हो जाएगा। एजरा कप जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले पोलो टूर्नामेंट है। पहला एजरा कप जो है 1880 में आयोजित किया गया था। पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक को जीता है? तो सुशील कुमार किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता है? तो वह कुश्ती। कौन सा हो जाएगा? कुश्ती। सुशील कुमार कुश्ती खेल से संबंधित हैं। सुशील कुमार ने व्यक्तिगत इवेंट में 2 बार ओलंपिक पदक 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत तथा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इन्होंने 2010 तथा 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या बनी है? तो वह हो जाएगा बजरंग पूनिया। कौन हो जाएंगे? बजरंग पूनिया। भारत के बजरंग पूनिया पहले भारतीय पहलवान है जो न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन मई 2019 में कुश्ती लड़े और इस मुकाबले को ग्रेपल एट गार्डन बीट दी स्ट्रीट नाम दिया गया था। अगला जो है वह है भारतीय प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और संगठन के बारे में देखते हैं। तो इसमें है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला इसमें है, इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। यह कला के क्षेत्र में शोध और शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रसार केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में प्रतिवर्ष 1987 में की गई थी। अगला, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो वह हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है और 14 अगस्त 1956 को इसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। वर्ष 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को निगम के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। 1997 में नवरत्न तथा 2010 में इसे महारत्न का दर्जा मिला। इसका मुख्यालय जो है उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के देहरादून में है ONGC का मुख्यालय। दोस्तों लेकिन इसका जो अब नया जो मुख्यालय है वो दिल्ली में हो गया। 2018 से इसका नया मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थापित हो गया। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, पहले उत्तराखंड में था, अब दिल्ली में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को सार भी कहते हैं। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। यहाँ पर भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी का परीक्षण तथा प्रणोदन का प्रसंस्करण भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पे स्थित हैं? तो यह है आपका अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। मैत्री 1989 में अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र तथा भारतीय जो है 2012 में तीसरा अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित नहीं है? तो वह हो जाएगा हिमालय। कौन सा हो जाएगा? हिमालय। भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल 1981 ईस्वी में शुरू हुआ। इस अभियान दल ने अब तक अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बना लिया है जो क्रमशः दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं।
जबकि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका मूल नाम पूसा संस्थान था। क्या नाम था? पूसा संस्थान था, जिसकी स्थापना बिहार में वर्ष 1905 में की गई थी। वर्ष 1936 में से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अगला है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वह है आपका कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड भारत सरकार का एक नियामक संस्था है जो चाय के उत्पादन को प्रसंस्कृत और नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जिसमें कर्नाटक में सर्वाधिक 70% उत्पादन होता है। वर्ष 1942 में कर्नाटक के बेंगलुरु मुख्यालय में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यह एक स्वायत्त निकाय है। कैसा है? तो स्वायत्त निकाय है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला है, 2015 के अंत तक भारत के अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। कितने? तो हो जाएगा 3 अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। भारत ने पहला अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था। यह अभियान डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ। भारत ने इस महाद्वीप पर वैज्ञानिक परीक्षण हेतु अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1984 में स्थापित किया, जबकि दूसरा भारतीय शोध केंद्र मैत्री जो है 1989 में और तीसरा शोध केंद्र भारतीय 2012 में लार सेनान में स्थापित किया गया है। अगला है, 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है? तो वह है भारती। क्या है? भारती। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वह है भारती। क्या नाम है? भारती। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत कार्य करने वाली नाभिकीय विज्ञान व गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। यह एक श्रम विश्वविद्यालय भी है जो कि संस्थान में चलने वाले स्नातकोत्तर और PhD कार्यक्रमों के लिए डिग्रियां भी प्रदान करता है। इस संस्थान का मुख्य परिसर जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका तथा इसकी अन्य शाखाएं पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वह है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी विज्ञान के बहुविषयी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के ध्येय से राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान की स्थापना 1961 में की गई। अगला, ONGC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ONGC का मुख्यालय जो है 2018 के पहले देहरादून उत्तराखंड में था, लेकिन अब जो इसका चेंज हो गया है, अब ये भी दिल्ली में स्थानांतरित हो गया है। तो ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ONGC जो है 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। यह भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77 और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। वर्ष 2015-16 में विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी वर्ष था, जिसे 25 सितंबर को महामना मालवीय जी की जयंती उत्सव का आयोजन कर मनाया गया। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे?
उत्तर प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में और इसका मुख्य कार्य जो है पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोल रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रक्रियाओं का विकास और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मानक तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, किस निजी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का मोदी नगर में एनसीआर कैंपस है? तो कौन है वो? तो है आपका एसआरएम। कौन हो जाएगा? एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। इसके बारे में देख लेते हैं। तो निजी विश्वविद्यालय एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोदी नगर मेरठ एनआरसी कैंपस में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। पूर्व में इसे एसआरएम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह एक विश्व स्तरीय संस्थान है। कौन सा है? तो विश्व स्तरीय संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो वह है विश्व भारती। कौन सा हो जाएगा? विश्व भारती। विश्व भारती विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना सन 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की थी। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान और उसके केंद्र जो हैं निम्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वह कानपुर में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में है। और भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है वह चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। उसके बाद है सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो सालार जंग संग्रहालय जो भारत का एक प्रसिद्ध और पुराना कला संग्रहालय जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, यह एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो वह है कटक में। कहाँ पे? तो कटक में है। तो केंद्रीय धान अनुसंधान शहर कटक शहर में स्थित है। इसका स्थापना 1946 में किया गया। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी जो है विभिन्न भाषाओं की कृतियों को राष्ट्रीय अकादमी है। इसका गठन जो है 12 मार्च 1954 को किया गया। इसका उद्देश्य प्रकाशन, अनुवाद, गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ आयोजित करके भारतीय साहित्य के विकास को बढ़ाना है तथा सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य को परिपोषित करने तथा उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार की साहित्य अकादमी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। यह पुरस्कार एक बार में 21 लोगों को प्रदान की जाती है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। आगे देखते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL की स्थापना वर्ष 1969 में मैसूर कर्नाटक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई। इसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने, इसके कार्यान्वयन में सहायता करने, भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय करने हेतु की गई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई हो जाएगा। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्ष 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस कंपनी को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हो जाएगा 1962 में। कब की गई? 1962 में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारक अधिनियम 1960 के तहत की गई। यह पशु कल्याण के मामलों पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सलाह प्रदान करता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? तो बल्लभगढ़ में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे हो जाएगा?
तो बेंगलुरु में हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य और नागरिक उपकरण और संयंत्र निर्माणी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में करने के उद्देश्य से पहला कारखाना बेंगलुरु में किया गया है, लगाया गया है। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई जो है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो वह है इंदौर में। कहाँ पे है, इंदौर में है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई जो है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, जो लेसर कण त्वरकों और संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास कार्यों से जुड़ा है। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1984 को भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना में की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है कोलकाता में। कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान को जंतुओं के सर्वेक्षण करने के लिए और उनका पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए वर्ष 1916 में स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कंपनियों और उनके मुख्यालय के साथ आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड है तो कोलकाता में हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यह मुंबई हो जाएगा। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, यह बेंगलुरु हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी, तो 1955 में। कब रखी थी, तो 1955 में। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की रूपरेखा मैरिस ग्वायर समिति द्वारा 1946 में तैयार की गई थी। 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री CR राजगोपालाचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया। इसके वर्तमान भवन की आधारशिला 12 मई 1955 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई। अगला क्वेश्चन है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य स्थापना वर्ष जो है वह 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने वर्तमान स्वरूप में सन 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो है निजी क्षेत्र का एक संस्थान है, यह गलत हो जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल TIFR जो है मुंबई में स्थित एक सार्वजनिक ड्रीम रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो गणित और विज्ञान के बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। TIFR मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, जैविकी विज्ञान और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान से अनुसंधान करता है। संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दृष्टिकोण के तहत दोराबजी टाटा ट्रस्ट के समर्थन में की गई। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई, तो हो जाएगा डॉक्टर होमी जे भाभा। किसके दिशा में, डॉक्टर होमी जे भाभा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, तो वह है मुंबई में। कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो हो जाएगा दक्षिण यमुनोत्री। कौन हो जाएगा, दक्षिण यमुनोत्री। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र जो हैं दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण यमुनोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान की सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1988 तक बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों के सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। तो ये कौन थे, तो ये थे डॉक्टर
एस जेड कासिम। कौन थे? डॉक्टर एस जेड कासिम। तो डॉक्टर एस जेड कासिम ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। इसके पूर्व डॉक्टर कासिम पर्यावरण विभाग में सचिव और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के निदेशक का पद संभाल चुके हैं। अगर इनमें से किसने 1982 के भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया? तो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस जेड कासिम। कौन थे? डॉक्टर एस जेड कासिम। सही युग्म का चयन करना है तो यह है आपका हो जाएगा सही युग्म संस्थान और शहर पर आधारित है। तो इसमें जो है आपका सही युग्म हो जाएगा वह केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वह जोधपुर में है। इसके अलावा और देख लेते हैं तो केंद्रीय आलू जो संस्थान है वह शिमला में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। चमड़ा चेन्नई से याद कर लेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वह जोधपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में। कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1986 में किया था। कब किया था? 1986 में। भारत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन 17 मार्च 1986 को किया गया था। एनसीबी ड्रग्स तस्करी और अवैध पदार्थों का दुरुपयोग से बचाव के लिए भारत की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीन है। भारत में एनसीबी के चीफ जो है राकेश अस्थाना है। कौन है? राकेश अस्थाना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? तो कौन थे? वे हैं सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना वर्ष 1909 में उद्योगपति जमशेद जी नुसखान जी टाटा, मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार के बीच दूरदर्शी साझेदारी से हुई थी। इसके प्रथम निदेशक जो थे वो मॉरिस ट्रेवर्स थे जो 1909 से 1914 तक रहे तथा प्रथम भारतीय निदेशक सर सीवी रमन 1933 से 1937 तक थे और उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको। अगला है, भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा जो भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यह भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। यहाँ से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग कर उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है जो भूमध्य रेखा के करीब है। अगला, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय जो परमाणु ऊर्जा आयोग का वह है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पहली बार अगस्त 1948 को हुई थी। भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। अब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 3 अगस्त 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो वह है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। वन अनुसंधान देहरादून, ठीक है। कहाँ पे? देहरादून में है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को 1878 में वन स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। 1906 में इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में नामित किया गया। 1988 में देश के वानिकी अनुसंधान के पुनर्गठन और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के निर्माण के बाद इसे दिसंबर 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य वन और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा, वन जीवों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वांछनीय कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, यह है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है गोवा में। कहाँ पे हो जाएगा? गोवा में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है। इसका मुख्यालय जो है गोवा में स्थित है। यह मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम
में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। यह एक उन्नत अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। यह संस्थान प्रोफेसर ज्योति पारिक और किरीट पारिक के दिमाग की उपज थी। डॉक्टर किरीट पारिक इस संस्थान के प्रथम निदेशक थे। कौन थे? तो डॉक्टर किरीट पारिक जो है इस संस्थान के प्रमुख निदेशक थे। अगला है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वह है भारत के नागपुर शहर में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर में। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। एगमार्क जो है एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों जैसे पदार्थ पर लगाया जाता है। एगमार्क जो होता है मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो किसके संरक्षण में होता है? तो वह हो जाएगा आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। किसके अंतर्गत? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन जो 2018 से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। जन शिक्षण संस्थान का पुराना नाम जो है श्रमिक विद्यापीठ है। वर्ष 2000 में इसका नाम JSS कर दिया गया। वर्तमान में 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 233 JSS से कार्य कर रहे हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य गैर साक्षर और नवसाक्षर को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL को अंतरिक्ष एवं इसके संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो आगे देख लेते हैं। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है अहमदाबाद में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है बेंगलुरु में, इसरो का अंतरिक्ष संगठन जो है हैदराबाद में, और रॉकेट अनुसंधान केंद्र जो है वह तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से संबंधित अनुसंधान और व्यवहारिक रूप देता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। यह भारत सरकार का एक वित्त पोषित संस्थान है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई में स्थित है। यह CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक घटक प्रयोगशाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो कौन सा संग्रहालय हो जाएगा? वह होगा नेपियर संग्रहालय। कौन सा हो जाएगा? नेपियर संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसके अलावा जो सालार जंग संग्रहालय वो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। अल्बर्ट हार संग्रहालय जो है जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। और रॉयल संग्रहालय तंजौर तमिलनाडु। कहाँ पे? तंजौर तमिलनाडु में। नॉर्वे के सवालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अल्साल्ड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? वह हिमाद्री। क्या नाम हो जाएगा? हिमाद्री। नॉर्वे के सवालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस ली-अल्साल्ड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारतीय अंटार्कटिका पे भारत के वर्तमान अनुसंधान स्टेशन है। बार्क का पूरा नाम क्या है? तो बार्क का पूरा नाम जो है वह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1954 में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है परमाणु ऊर्जा को शांतिप्रिय अनुप्रयोगों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करना है। अगला, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं तुरंत प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्रों में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कौन हो जाएगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। राष्ट्रीय शेयर बाजार या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना
फेरवानी समिति 1991 की सिफारिश पर 1992 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय औद्योगिक विकास IDBI ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है। NSE का मुख्यालय जो है वर्ली दक्षिण मुंबई में स्थित है। अगला, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 17 फरवरी 1951 में की गई थी। इस संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वह है IIT गांधीनगर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर IITGN को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से 7 जून 2009 को ईट राइट कैंपस का अवार्ड प्राप्त करने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया। अगला है, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक में घोषित किया गया? तो कौन सा हो जाए? तो IIT गांधीनगर। कौन हो जाएगा? IIT गांधीनगर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वह हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI खान मंत्रालय अधीन कार्यरत एक संगठन। इसकी स्थापना मार्च 1951 में हुई थी। इसका कार्य जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है तथा इसे 6 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग तथा कोलकाता में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा शिमला में। कहाँ पे हो जाएगा? शिमला में। तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? तो वह है नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना जो है 1997 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह हैं डॉक्टर राम सेवक शर्मा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो वह था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान टाम्बरे। क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान टाम्बरे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्ण नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान टाम्बरे था। यह परमाणु अनुसंधान श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र में समर्पित किया गया। मुंबई में स्थित भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र 12 जनवरी 1967 को परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। अगला जो टॉपिक हुआ है मेजर स्थल। मेजर स्थल में है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो है USA में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा? USA में हो जाएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह पार्क केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1872 ईस्वी में हुई थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क लगभग 8,983 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1978 में येलोस्टोन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जगह दी गई है। भारत में निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप। क्या हो जाएगा? अंडमान द्वीप। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्युलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। इस जेल का प्रयोग ब्रिटिश काल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। इस जेल को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया है। यह जेल भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। यह भारत का आधिकारिक पुस्तकालय भी है जहाँ देश में प्रकाशित पुस्तकों की
डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत संरक्षित किया गया है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। कब की गई? 1948 में। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो किस शहर में किया जाता है? तो वह है लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो भारत का जो ध्वज है वो लाल किला पे फहराया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पे हर साल भारत का ध्वज जो है लाल किला पे फहराया जाता है। अगला, नीलगिरी पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो हो जाएगा बी, रोम में। कहाँ पे हो जाएगा? रोम में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रोम में। फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियम रोम में स्थित है। ये इमारत रोम की स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का उत्तम नमूना है। इसका निर्माण जो है 72 ईस्वी से लेकर 82 ईस्वी के मध्य सम्राट वेस्पियन ने करवाया था। इस स्टेडियम में लगभग 50,000 तक लोग एक साथ बैठकर जंगली जानवरों और गुलामों के बीच खूनी लड़ाइयों का खेल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? वह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। तांबे की यह मूर्ति 151 फीट लंबी 22 मंजिला। इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कैगा जेनरेटिक स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कैगा जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा? कैगा से कर्नाटक, कर्नाटक से कैगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला, कैगा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे स्थित है। यह संयंत्र 2000 से कार्यरत है। इसका संचालन जो है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। कौन है? वो हो जाएगा शिरडी। कौन सा हो जाएगा? शिरडी। शिरडी जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। उसके बाद तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह मठ तवांग नदी के घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। इसे 1680 में, कब? 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने बनवाया था। अगला है, पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? तो पीटर वाला कहाँ स्थित? पीटर स्क्वायर जो है वह आपका वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ पे? वेटिकन सिटी में। तो पीटर स्क्वायर जो है वेटिकन सिटी में स्थित है। वेटिकन सिटी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी जो है वेटिकन सिटी और मुद्रा जो है यूरो है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? वह अम्बाला शहर के निकट स्थित है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र हरियाणा नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अम्बाला शहर के निकट स्थित है। अम्बाला जो है करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यही महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह है वेकाटी। कौन सा हो जाएगा? तो वेकटाद्री। कौन सा हो जाएगा? वेकटाद्री। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के वेकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पे? तो वेकटाद्री पहाड़ी पे स्थित है। प्रसिद्ध कैटन टावर प्रसिद्ध जो है कैटन टावर किस देश में स्थित है? तो वह है चीन में। कहाँ पे? चीन में। प्रसिद्ध कैटन टावर चीन में स्थित है। यह टावर चीन के ग्वांगझू शहर के हैजू जिले में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 604 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर जो है वह है चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके नाम का अर्थ चंडी का किला
यह हिंदू देवी देवताओं के रूप में चंडिका और चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। इसे ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ की वास्तुकला ली कार्बूजियर थे। कौन थे? ली कार्बूजियर थे, जो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे? कंबोडिया में। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है कंबोडिया में स्थित है। 1936 में निर्मित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। भारत में 500 से अधिक अभ्यारण्य है, जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ पे हो जाएगी? तो मैक्सिको में। कहाँ पे हो जाएगी? मैक्सिको में। विश्व की जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है मैक्सिको के गुआनाजुआटो राज्य में स्थित है, जिसकी लंबाई जो है 20.5 मीटर जिसे 67 फीट है। यह मूर्ति सन 1944 में बनकर तैयार हुई थी। यह मैक्सिको के आर्ट डेको मूवमेंट का एक शानदार नमूना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन लॉक पगोड़ा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पगोड़ा जो है वह आपका म्यांमार में। कहाँ पे हो जाएगा? म्यांमार में। तो क्यूटो पगोड़ा को गोल्डन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार के सोम राज्य बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो अगर पूछ दिया जाएगा गोल्डन रॉक पगोड़ा जो है किस राज्य में है, तो हो जाएगा म्यांमार में। किस देश में है? तो म्यांमार हो जाएगा। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका निर्माण 1959-61 के बीच में हुआ था। यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में भेजे गए रेडियो सिग्नल को ग्रहण करता है। अगला है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ट्यूलिप गार्डन जो है वह श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर के डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों पर स्थित है। यह हर साल 7 दिन तक यहाँ ट्यूलिप समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 70 किस्म के ज़्यादा ट्यूलिप देखने को मिलता है। यह गार्डन 90 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला, फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो वह हो जाएगा सिंगापुर में। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है सिंगापुर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है। कहाँ? दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा कौन सा हो जाएगा? तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, जो सिंगापुर में स्थित है। यह सिंगापुर की सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सिनेटेक सिटी में स्थित है। अगला है, राज्य की सबरीमाला जो है धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों की सफाई की शपथ ली। तो किस राज्य की है सबरीमाला? तो वह केरल राज्य की। तो सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो केरल राज्य के पत्तनमथिट्टा जिले के पेरियार नदी पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर के देवता अप्पयन कौन है? अप्पयन है। यह मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच स्थित है। सबरीमाला जो है शैव और वैष्णव के बीच की कड़ी है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा केरल राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो वह था कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के संस्थापक तारकनाथ दास थे और इसकी स्थापना अमेरिका कैलिफोर्निया में हुआ। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? तो किस देश के प्रधानमंत्री को? तो श्रीलंका के। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है। किसको? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है। तो कहाँ पे? तो एक कन्याकुमारी। तो विवेकानंद स्मारक शिला या विवेकानंद पत्थर जो है समुद्र के बीच कन्याकुमारी में स्थित है। किस बीच में? तो कन्याकुमारी बीच में स्थित है। अगला है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो वह गांव है मत्तूर। कौन सा हो जाएगा? मत्तूर। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का मत्तूर गांव जो है रोजमर्रा की बातचीत संस्कृत का उपयोग करता है। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध मत विशेषकर महायान और जैन मत के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है,
कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार जो है वह चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कागज़ उद्योग कच्चा माल के रूप में लकड़ी के उपयोग करते हुए लुगदी, कागज़, गत्ते एवं अन्य सेलुलोज आधारित उत्पाद निर्मित करता है। चीन में कागज़ की खोज के पश्चात भारत में कागज़ निर्माण एवं उपयोग की प्रथम संकेत सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, नोबल म्यूजियम जो है विश्व में कहाँ स्थित है? तो वह है आपका स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। तो नोबल म्यूजियम स्टॉकहोम में स्थित है। यह नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबल 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। कब किए थे? तो 1867 में। अगला क्वेश्चन है, नाट्रे दे कैथीड्रल कहाँ है? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। तो नाट्रे डेम कैथीड्रल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक मध्यकालीन कैथोलिक कैथेड्रल है। यह फ्रेंच गोइक कला का एक अप्रतिम उदाहरण है। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो वह शहर है आपका रेकजाविक। कौन हो जाएगा? रेकजाविक। रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर भी है। इसमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास के द्वारा की गई थी? तो किस शहर का? तो वह है अमृतसर। कौन सा शहर? अमृतसर। अमृतसर पंजाब, भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है जिसकी स्थापना 1587 में गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अमृतसर पंजाब का सबसे पवित्र शहर माना जाता है क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में ही स्थित है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जबकि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वह शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य के जयपुर शहर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर या पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत का पिटवर्क्स जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा जो है केरल को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर हो जाएगा। संतरों की नगरी नागपुर हो जाएगी। पर्वतों की रानी मंसूरी हो जाएगी। दाल की डलिया जो है वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य हो जाएगा गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी के द्वीप पर है स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी लंबाई जो है 182 मीटर लगभग 6000 फीट है। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वें जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन, तूतीकोरन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तूतीकोरन थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके सभी यूनिट जो है कोयले पर निर्भर हैं। स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन हेतु हाइड्रोजन का इस्तेमाल एक विकल्प माना जा सकता है। अगला है, 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत का आपको चयन करना है तो हो जाएगा स्मृति स्थल। ठीक है। इसके अलावा राजघाट, शांतिवन और किसान घाट ये किसी न किसी महापुरुषों का समाधि स्थल, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजघाट जो है वह गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और किसान घाट जो है चौधरी चरण का समाधि स्थल है। जबकि जो स्मृति स्थल है वह दिवंगत प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों का समाधि स्थल है। तो मतलब ये अलग अलग हो जाएगा। स्मृति स्थल कई लोगों का एक समूह हो जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपतियों के समाधि स्थल है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2013 में मंजूरी दी थी। स्मृति स्थल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 पर की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी? तो इंडिया गेट पर की गई थी। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में राजपाथ इंडिया गेट नई दिल्ली पर की गई थी। यह स्मारक पाकिस्तान युद्ध 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो बाघा बॉर्डर जो है वह अमृतसर में स्थित है। तो बाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर में स्थित भारतीय और पाकिस्तानी सीमा का एक सैनिक चौकी है जो अमृतसर और लाहौर पाकिस्तान शहरों के बीच स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र सड़क सीमा रेखा है। यह चौकी सीमा के प्रवेश द्वार को स्वर्ण जयंती गेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो वह रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ मंदिर जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर अथवा बद्रीनारायण मंदिर जो है भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन है नाम द्रोलिंग मठ। नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो नाम द्रोलिंग मठ जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे बाइलाकुप्पे मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। दलाई लामा ने इस मठ को नाम द्रोलिंग नाम दिया। किसने? तो दलाई लामा ने। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो भूभाग है काला पानी। इसके बाद में देखें तो काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। अगला क्वेश्चन है फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फारबिडन सिटी जो है यह चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में। तो फारबिडन सिटी चीन के बीजिंग शहर में मध्य में स्थित है। इसे पहले से संग्रहालय या महल पारंपरिक यह महल जो है पारंपरिक चीनी वास्तुकला को दर्शाता है। फारबिडन सिटी को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो वह शहर है कोलकाता। कौन सा शहर हो जाएगा? कोलकाता। महलों का शहर हो जाएगा कोलकाता। गुलाबी शहर जो हो जाएगा जयपुर। नवाबों का शहर लखनऊ। और 7 टापुओं का शहर कहेंगे तो वह हो जाएगा मुंबई। अगला जो टॉपिक वह है प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बारे में देखते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वर्ष 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी। अगला है क्वेश्चन बिंदेश्वरी पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? तो हो जाएंगे सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित। किससे? सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। तो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जो है 2 अप्रैल 1943 को विश्व विख्यात भारतीय समाजशास्त्री, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी है। ये सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? किस देश के हैं? तो वह हैं ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो जूलियन असांजे विकिलीक्स के सह संस्थापक हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर भी हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 2007 में इकोनॉमिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड और 2010 में सैम एडम्स अवार्ड प्रदान किया गया था। वर्ष 2016 में असांजे को अमेरिका में जासूसी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए आरोपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वह चार्ल्स
कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया जो है एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। क्या था? प्रसिद्ध वास्तुकार था। चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। उन्होंने भोपाल का भारत भवन, दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल इमारत, गांधी मेमोरियल और आगा खां म्यूजियम आदि भवनों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे सिगमंड फ्रायड। कौन थे? सिगमंड फ्रायड जो थे ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिगमंड फ्रायड जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक, वर्ष 1900 में फ्रायड की बहुचर्चित पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम का प्रकाशन हुआ, जो उनके और उनके रोगियों के सपनों के विश्लेषण के आधार पर लिखी गई थी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है: इदम, अहम और पराअहम। मतलब इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों भाग मिलकर परस्पर अंतर संबंधित हैं। यह है सिगमंड फ्रायड का नियम। आगे देखते हैं, किसके प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो ये थे फ्रेडरिक टेलर। कौन? फ्रेडरिक टेलर हो जाएंगे। तो फ्रेडरिक टेलर जो है लोक प्रशासन विषय के प्रमुख चिंतन हैं। इन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण धारा, जिसे क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ते थे सैमुअल हैनीमैन। कौन थे? सैमुअल हैनीमैन। होम्योपैथिक औषधि पद्धति की स्थापना सैमुअल हैनीमैन ने 1755 से 1843 में की थी। भारत में इसका आवागमन लगभग 18वीं सदी के मध्य में हुआ था। सैमुअल हैनीमैन ने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथी के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल 1923 में पेटेंट किया था? तो ये थे गैरेट मॉर्गन। कौन थे? गैरेट मॉर्गन। गैरेट मॉर्गन ने 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का 1923 में पेटेंट किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोलार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोलार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन के समय किया था। वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इसे राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह पंजीकृत किए गए पेटेंटों की संख्या के लिए। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड जो है पंजीकृत किए गए पेटेंट की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। वो पोलराइड कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने प्रकाश को ध्रुवीकरण के लिए सस्ती फिल्टर का आविष्कार किया था। जबकि दिए गए अन्य आविष्कारक निम्न है। वह रडार का आविष्कारक जो है वह है रॉबर्ट वाटसन वाट। सूर्य की सतह पर हीलियम की खोज किए थे वो थे फ्रैंकलैंड। क्रिप्टॉन की खोज विलियम रमासे। कौन? विलियम रमासे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे लेडी विथ लैंप का खिताब दिया गया? तो वह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया और सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विथ लैंप, दीपक वाली महिला का खिताब दिया गया है। विश्व के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है? तो वे हैं एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। जर्मनी के तानाशाह और नाजी पार्टी के संस्थापक एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर के नाम के उपनाम से जाना जाता है। किस राजनेता को लोकप्रिय रूप से चाचा कहकर संबोधित किया जाता था? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्ति थे। जबकि भारतीय बच्चे इसे चाचा नेहरू के रूप में जानते थे। इनके जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो है विल्हेम वुंट। कौन सा है? विल्हेम वुंट। इनके बारे में देख लेते हैं। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंट हैं। विल्हेम वुंट जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1879 में लीपजिंग
विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान के अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल सेगर कौन था? तो कार्ल सेगर जो थे वो थे अमेरिकी खगोल शास्त्री। कौन थे? अमेरिकी खगोल शास्त्री। कार्ल सेगर जो है प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल शास्त्री और खगोल रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने खगोल शास्त्र, खगोल भौतिकी और खगोल रसायन शास्त्र को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए सेटी नामक संस्था की स्थापना की। किस संस्था की? तो सेटी नामक संस्था की। अगला है, बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो जो है वह पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। किसकी? पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थीं। इन्होंने 1988 से 1990 तक पाकिस्तान पे प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। वे पुनः 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक पाकिस्तान की 13वीं प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से मद्रास के मोजार्ट के रूप में लोकप्रिय हैं? तो मद्रास के मोजार्ट के रूप में वे हैं A.R. रहमान। कौन है? A.R. रहमान। संगीतकार और गायक A.R. रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। टाइम पत्रिका में उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी गई है। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनसे संगीत के ये 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्यकर्ता इराम चानू शर्मिला को की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। तो किसकी? तो मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है इराम चानू शर्मिला को। तो मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी राजधानी जो है इम्फाल है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के साथ मणिपुर के अशांत इलाकों में सशक्त सेना विशेषाधिकार कानून 1958। कौन सा कानून? सशक्त सेना विशेषाधिकार कानून 1958 के तहत तैनात सैन्य बलों को विशेष अधिकार हासिल थे, जिन्हें हटाने के लिए लगभग 16 वर्षों तक 4 नवंबर 2000 से 9 अगस्त 1916 तक इरोम चानू शर्मिला भूख हड़ताल पर थीं। इन्हें मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो यह है जोहरा सहगल। कौन है? जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 जुलाई 2014 को हुई थी। यह एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी। जोहरा सहगल का असली नाम जो था वह था साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल्लाह खान। उनका जन्म एक सुन्नी मुसलमान परिवार में हुआ था। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी भव्य बूढ़ी महिला भी कहा जाता था, कहा जाता था। अगला है, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986-88 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थी दीपिका चिखलिया। कौन थी? दीपिका चिखलिया। रामानंद सागर की रामायण की एक टीवी श्रृंखला 1986-88 में रामायण की सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। किसने? दीपिका चिखलिया ने। तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादक का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो वे हैं डेविड रिकार्डो। कौन है? डेविड रिकार्डो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने तुलनात्मक सुलाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने बताया कि एक राष्ट्र को केवल उन्हीं उद्योगों के ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वह सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं। इन्होंने राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 23 साल 1802 से 1825 तक भारत में कौन रहा जो आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के चित्र, परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करता है? तो ये थे जॉर्ज चिन्नरी। कौन थे? जॉर्ज चिन्नरी। लग रहे हैं जॉर्ज चिन्नरी का जन्म 1774 में लंदन में हुआ था। अपने जीवन काल का अधिकांश वक्त इन्होंने भारत तथा चीन के दक्षिण प्रांत में व्यतीत किया। वर्ष 1802 में भारत पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने 23 वर्ष व्यतीत करते हुए आम व्यक्तियों की रोजमर्रा की दिनचर्या पर चित्रकारी, प्रतिमा और प्रदर्शनों का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर और 1794 से 1815 तक भारत मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो ये थे फ्रांसिस बुकानन। कौन थे?
फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। वह बंगाल की चिकित्सीय सेवा में वर्ष 1794 से 1815 तक कार्यरत रहा। कुछ वक्त के लिए वह लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक भी था। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण भी किया। अगला क्वेश्चन है वह है एम एस स्वामीनाथन है। तो एम एस स्वामीनाथन कौन है? तो यह है कृषि वैज्ञानिक। कौन है? कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन जो है प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक है, जो भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह प्रथम कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो वे थे अभय के। कौन थे? अभय के। अभय कुमार भारतीय कवि और राजनयिक हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, इसमें रिवर वैली टू साइलेंट वैली, कलर्स ऑफ सोल, 10 क्वेश्चन ऑफ द सोल, रिमेंस, कैंडलिंग द लाइट एंड एवं इनिगमाइट लव प्रमुख है। ये प्रथम भारतीय कवि हैं जिन्हें वाशिंगटन डीसी स्थित लाइब्रेरी में आयोजित द पोएट एंड द पोएम श्रृंखला में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में हुई। कलाम ने भारत द्वारा पहले परमाणु परीक्षण 1974 और 1988 पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कलाम ने 19वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। 1997 में इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी TA में शामिल हुई वह भारतीय सेना की पहली जवान थी। कौन है वो? तो वह है सापेर शांति तिंगा। कौन है? सापेर शांति तिंगा। सापेर शांति तिंगा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। 2011 में 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी TA में शामिल हुई। 9 मई 2013 को तिंगा को अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था और उन्हें रेलवे ट्रैक से एक पोस्ट से बंधा हुआ पाया गया था। अगला क्वेश्चन है जो टॉपिक है आपका वह है विश्व या भारत में प्रथम। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।